नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन पीजीटी कॉमर्स एग्जाम के बारे में। शॉर्ट नोट्स हैं ये पीजीटी एग्जाम के लिए और इनमें हम पूरी कवरेज करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के रिक्रूटमेंट एग्जाम की। कॉमर्स सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसमें इस बार केंद्रीय विद्यालय ने 11th क्लास और 12th क्लास का जो सीबीएसई का प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है वही दिया है। पिछले वर्ष सीबीएसई ने अपने सिलेबस में से कुछ टॉपिक हटा दिए थे। अकॉर्डिंगली जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसका जो सिलेबस है उसमें हमें कुछ टॉपिक जो कि 11th-12th में पहले पढ़ाए जाते थे इस बार नहीं थे, तो वो केवीएस के सिलेबस में भी नहीं है। बट मेरा मानना है चूंकि ये पीजीटी का एग्जाम है तो जो टॉपिक हटाए गए हैं हो सकता है आगे वो सिलेबस में फिर से शामिल हों और हो सकता है जो केवीएस का एग्जाम बने, क्वेश्चन पेपर बने, तो क्वेश्चन पेपर सेटर उन टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन रख सकते हैं। ऐसे भी जो टीचिंग के एग्जाम होते हैं वो एकदम बोर्ड की तरह, जैसे बोर्ड का जो एग्जाम होता है सीबीएसई का उसकी तरह एकदम प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो ही सकते हैं। तो इसलिए उन टॉपिक को ना छोड़ा जाए, तो उनको भी हमने इन नोट्स में शामिल किया है। और कंप्लीट जो नोट्स हैं उनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा इस वीडियो में रहेगा, इसमें जो 11th लेवल की अकाउंटेंसी है उसको गो थ्रू किया जाएगा, कवर किया जाएगा। जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा और जो जिन फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस बनने की संभावना ज्यादा है वो इसमें सारे के सारे शामिल हैं। आप इसको एक बार आराम से सुन लें तो बहुत सारे फैक्ट्स आपको रिवाइज हो जाएंगे, बहुत सारे फैक्ट्स जो अननोटिस्ड थे वो आपके नोटिस में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। अकाउंटिंग इन इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग प्रैक्टिस इंडिया में जो चल रही हैं वो 23 सेंचुरीज एगो से पाई जाती हैं। कौटिल्य जो कि मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त के मिनिस्ट्री में, उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्रा नाम की। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और अर्थशास्त्र जो बुक थी इसमें हमें अकाउंटेंसी के जो राजकाज के लेखे होते थे पहले राजाओं के, उनके कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं। तो इस बुक को भारत में इस बात का सबूत माना जाता है कि काफी पुराने समय से भारत में अकाउंट्स का प्रचलन है। ये बुक बताती है कि किस तरीके से अकाउंटिंग के रिकॉर्ड मेंटेन होते थे। इसी तरह से एक बुक जिसका नाम है समा डे अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनलिटी, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है रिव्यू ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शंस। ये बुक इटली के वेनिस में 1494 में फ्रा ल्यूका बार्टोलोमियो डे पैसियोली, जिसको शॉर्ट में ल्यूका पैसियोली के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ये बुक लिखी थी। और उनको माना जाता है पूरे दुनिया भर में कि अकाउंटिंग का जो प्रेजेंट सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम, वो इसके फादर हैं। इनको बुक कीपिंग का फादर या अकाउंटेंसी का फादर या डबल एंट्री सिस्टम का फादर भी माना जाता है। इस बुक में उन्होंने डेबिट और क्रेडिट से इंट्रोड्यूस कराया लोगों को। डेबिट जो शब्द है ये इटालियन वर्ड्स डेबिटो से माना जाता है और इटालियन वर्ड जो डेबिटो है ये माना जाता है कि लैटिन वर्ड डेबिटा से आया और डेबियो से, जिसका मतलब होता है ओन्ड टू प्रोप्राइटर। इसी तरह जो क्रेडिट है वो इटालियन वर्ड क्रेडिटो से आया माना जाता है और ये क्रेडिटो वर्ड लैटिन वर्ड क्रेडो से आया है, जिसका मतलब होता है ट्रस्ट और बिलीफ। इसके अलावा इसका मतलब होता है ओड बाय द प्रोप्राइटर। हालांकि ये इनके वर्बल मीनिंग है, जो वास्तविक मीनिंग है जो प्रचलन में यूज होते हैं अकाउंटेंसी के, वो केवल इतने हैं कि जो एक अकाउंट होता है उसके दो साइड में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, एक साइड डेबिट रहती है और दूसरी साइड क्रेडिट रहती है। ये इसका एकदम सटीक मीनिंग है। अब आते हैं अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की, किसी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी एंटिटी के ट्रांजैक्शंस को। बुक कीपिंग का मतलब होता है डे टू डे की बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अकाउंट की बुक्स में रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग के जो इंटरेस्टेड यूजर होते हैं
वो दो हिस्सों में बट जाते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में वो लोग होते हैं जो संस्था के अंदर संस्था के डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं, संस्था की प्लानिंग में हिस्सा लेते हैं। इनमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, लैंड सुपरवाइजर, ये सब आ जाते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल यूजर्स में प्रेजेंट और पोटेंशियल इन्वेस्टर यानी कि शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिवेंचर होल्डर्स, बाकी लेंडर्स, टैक्स अथॉरिटी, रेगुलेटरी एजेंसीज, ये सब आ जाते हैं। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के ब्रांचेज जो बेसिक ब्रांच हैं उनमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे बेस ब्रांच है, इसी के ऊपर बाकी जो अकाउंट्स है वो स्टार्ट हुई है। इसके बाद ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड करते हैं और स्टेटमेंट तैयार करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिसमें हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को जानते हैं और कॉस्ट का रिकॉर्ड करते हैं और कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जिसमें मैनेजरियल डिसीजन के लिए अकाउंटिंग को यूज किया जाता है, यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल अकाउंटिंग होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसी के बेस पे हम एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसको मैनेजरियल डिसीजन के लायक बनाते हैं। तो वो पार्ट जो होता है वो मैनेजरियल अकाउंटिंग हो जाता है। ये जो ब्रांचेज है ऐसा नहीं है कि ये कोई लिमिट है ब्रांचेज की, इसके अलावा ब्रांचेज नहीं हो सकती। ये बेसिक ब्रांच है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अकाउंटिंग के जो ब्रांच है वो और भी हो चुके हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, इस तरीके से। अकाउंटिंग की जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है रिलायबिलिटी, कि अकाउंटिंग रिलायबल होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझने लायक होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, और कंपेरेबिलिटी, हमारे अकाउंट्स ऐसे हों कि उनको कंपेयर किया जा सके एक दूसरी संस्था के अकाउंट से और एक समय के अकाउंट से उसके पिछले अवधि के अकाउंट्स के साथ। अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं रिकॉर्ड मेंटेन करना बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, कैलकुलेट करना प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाना, दर्शाना और प्रोवाइड करना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसके यूजर्स को, चाहे इंटरनल यूजर हैं और चाहे एक्सटर्नल यूजर हैं। इसके बाद आता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अकाउंटिंग का। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब होता है थ्योरी यानी कि नॉलेज, यानी कि कंपाइलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, वो सब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आ जाता है अकाउंट्स का। इसमें महत्वपूर्ण है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप। गैप का मतलब ऐसे प्रिंसिपल से होते हैं जो अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब अपने आप में ही होता है गाइडलाइन, जो गाइड करते हो। ये प्रिंसिपल जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं ये ही अकाउंटिंग को एक फ्रेमवर्क देते हैं, एक ढांचा देते हैं जिसके ऊपर अकाउंटिंग का काम डेवलप होता है। गैप में शामिल होते हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट भी बोल दिया जाता है, अकाउंटिंग की एजम्पशंस भी बोल दिया जाता है और अकाउंटिंग के पोस्टुलेट भी बोल दिया जाता है। इसमें जैसे कि एक्रूअल प्रिंसिपल, अकाउंटिंग का जो एक्रूअल प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए उस पीरियड के आधार पर जिस पीरियड में वो अकर हुई हैं। जब कोई सौदा, जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, चाहे कैश उस समय आए या ना आए, अगर उस समय पर के दौरान होता है कोई खर्चा, कोई इनकम, तो वो समय के दौरान लिखा जाना चाहिए। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस भी इसको कहा जाता है। यह सिद्धांत यह कहता है कि जो संभावित एक्सपेंसेस हैं और लॉसेज हैं उनको रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन अगर कोई रेवेन्यू है जिसकी संभावना है और श्योरिटी नहीं है तो उसको इग्नोर किया जाना चाहिए। रेवेन्यू को तभी इनकम में लिखना चाहिए जब हम निश्चिंत हों कि ये रेवेन्यू जरूर आएगी। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है कि एक बार हमने अकाउंटिंग में कोई अकाउंटिंग का प्रिंसिपल या मेथड फॉलो किया है तो हमें उसको कंटिन्यूअसली यूज करना चाहिए। तब तक यूज करना चाहिए जब तक हमारे पास कोई बेटर प्रिंसिपल या बेटर मेथड ना आ जाए। कॉस्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का ये कहता है कि जो बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स होती हैं वो रिकॉर्ड होनी चाहिए उनकी ओरिजिनल कॉस्ट के आधार पे। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जब शुरुआत में उनको खरीदा गया था तो उसी कॉस्ट के बेस पे उनको बुक्स में दिखाया जाना चाहिए। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, हर एक क्रेडिट के बराबर एक उसका डेबिट भी होता है और इसलिए हर ट्रांजैक्शन को डेबिट में और क्रेडिट में समान राशि से लिखा जाना चाहिए। फिर आता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो पूरी तरह से रिवील होनी चाहिए, प्रकट होनी चाहिए।
हमारी बुक्स में। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि जब कोई अकाउंटेंट अकाउंटिंग का काम करता है तो उसको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा, एक लंबी अवधि तक, एक लंबे समय तक वो लगातार चलता रहेगा। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हम किसी रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं और उस रेवेन्यू से संबंधित एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उनका पीरियड मैच करना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने कोई एक्सपेंस ऐसा किया है जिसका बेनिफिट 1 साल से कम अवधि में मिलेगा, तो वो पूरा एक्सपेंस उसी पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर हमने कोई एक्सपेंस ऐसा किया है जिसका बेनिफिट हमें 2 साल तक या 3 साल तक मिलेगा, तो क्योंकि उसका बेनिफिट हमें 3 साल तक मिलेगा, तो इस खर्चे को भी 3 साल के दौरान में बांट देना चाहिए। मैटीरियलिटी कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल, मैटीरियलिटी को हिंदी में महत्वपूर्णता की अवधारणा कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अकाउंटिंग में जो मैटेरियल फैक्ट्स हैं उनको रिकॉर्ड करना चाहिए, और अगर कोई चीज ऐसी है जो इमैटेरियल है, जो कम महत्वपूर्ण है, जो इनसिग्निफिकेंट है, तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ट्रांजैक्शन जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमें ये देखना है कि ऐसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमको किसी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना चाहिए जब वो अर्न हो गई हो, जब वो अर्न होती है तब हम उसको रेवेन्यू के तौर पे रिकॉग्नाइज करें। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो बिजनेस होता है वो एक सेपरेट एंटिटी होता है उस बिजनेस के ओनर से, यानी कि अकाउंट की नजर में हर एक बिजनेसमैन और उस बिजनेसमैन का बिजनेस ये आपस में अलग अलग एंटिटी हैं, एक नहीं है। टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो अकाउंट्स हैं वो पर्टिकुलर एक टाइम के दौरान तैयार हो जाने चाहिए, क्लोज हो जाने चाहिए, ताकि हमें अवधि के हिसाब से प्रॉफिट्स का और लॉसेस का पता चलता रहे। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही ज्यादातर संस्थाएं हर साल अपने अकाउंट्स को क्लोज करती हैं और अगले साल से नए अकाउंट्स बनाती हैं, यानी कि एक एक साल की अवधि के लिए अकाउंट्स तैयार करती हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। जो प्रिंसिपल या एजम्पशंस हमने अभी पढ़े हैं उनमें 3 प्रिंसिपल ऐसे हैं जिनको फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कहा जाता है। ये 3 प्रिंसिपल हैं गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल एजम्पशन। जीसीए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म इसलिए दिया है केवल याद रखने के लिए, ताकि ये तीनों याद रहें। अब ये जो तीनों प्रिंसिपल्स हैं इनका इंपॉर्टेंस इंडिया में इसलिए है क्योंकि जो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर किसी संस्था ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है कि इन प्रिंसिपल्स का पालन किया है अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय या नहीं किया है, तो ये माना जाएगा कि वास्तव में इन तीनों को संस्था ने यूज किया है, इनका फॉलो किया है अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय। लेकिन अगर कोई संस्था ये चाहती है कि इनमें से वो किसी एजम्पशन को फॉलो नहीं करती है, तो ऐसे केस में उस संस्था को इस बारे में क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये संस्था ने फॉलो नहीं किए हैं, तब वहां पे क्लैरिफिकेशन मस्ट हो जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब बारी आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, गैप्स का जो दूसरा पहलू है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है ये एक बेंचमार्क है जिनको किसी अकाउंटेंट को याद रखना चाहिए, जब वो अकाउंट्स प्रिपेयर करता है तो इनका पालन करना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो किसी देश की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करने वाली बॉडी के द्वारा, यानी कि किसी संस्था के द्वारा तय किए जाते हैं, और बाकी जो संस्थाएं हैं देश भर में जो अकाउंट्स प्रिपेयर करती हैं उनको इनको फॉलो करना पड़ता है एज पर रेगुलेशन और एज पर रिकमेंडेशन और एज पर क्राइटेरिया। जैसे कि भारत में जो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू किए जाते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना 1977 में हुई थी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड काम करता है आईसीएआई के अंदर। आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के तहत स्थापित हुई है। मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईसीएआई के जो मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं 1 जुलाई 2017 का जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड्स हैं जो मैंडेटरी हैं, जो फॉलो करने हैं और जो लागू हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर के और टोटल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 हैं, इनमें
ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये लागू हैं, आज की डेट में भी लागू हैं। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं कि कौन सी कंपनीज हैं जो इनको अब फॉलो नहीं करती हैं, बल्कि उनको अब आईएफआरएस के अकॉर्डिंग जो इंड एएस है उनको फॉलो करना पड़ता है, तो उनका डिस्कशन अभी नीचे आएगा। लेकिन जिन संस्थाओं के लिए जो नए इंड एएस हैं उनका उनको यूज करना कंपलसरी नहीं है, वो संस्थाएं आज भी इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं और आगे करती रहेंगी। इनमें एक महत्वपूर्ण है AS6 जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है, वो विड्रॉ हो चुका है और मर्ज हो गया है AS10 के साथ। और जो AS10 है अब उसका नाम हो गया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। बाकी इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये PDF भी आपको मिलेगा, इस PDF से भी आप इनको पढ़ सकते हैं। एक बार एग्जाम से पहले इसको गो थ्रू जरूर कर लें। अब बारी आती है IFRS की। तो जो IFRS है ये इंटरनेशनल लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC ये बनी थी 29 जून 1973 को लंदन में, और ये सर हेनरी बेंसन के इनिशिएटिव पे बनाई गई थी। टोटल 16 अकाउंटिंग बॉडीज थी इसमें। 16 अकाउंटिंग जो बॉडीज थी वो 9 नेशंस की थी। 9 नेशंस के जो नाम है वो इस तरीके से हैं: USA, कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, नेदरलैंड्स। इसने ये जो संस्था है ये बनाती है IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का काम ये संस्था करती थी। हालांकि 2001 में ये संस्था जो थी इसकी जगह एक नई संस्था बन गई, मतलब इसी संस्था का नया नाम बन गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB। इसने IASC को रिप्लेस कर दिया। जो IASB नई संस्था बनी, इसने पहली मीटिंग में ही जो पुराने IAS थे जो IASC ने बनाए थे वो सारे के सारे अडॉप्ट कर लिए कि वो उनको लागू रखेगी। इसके साथ ही साथ जो IASB थे उसने जो नए स्टैंडर्ड बनाए हैं वो इस नाम से बनाए हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS। तो जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें आप देखेंगे कि IASB ने जो बनाए IFRS वो तो इस लिस्ट में है ही, IFRS 1 से लेकर के। एक बार इनको पढ़ लेना चाहिए समझ के लिए। IFRS 17 तक इन्होंने बनाए हैं, और इसके अलावा जो पुराने IAS बने हुए थे IASC के द्वारा वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उनकी नंबरिंग इस तरीके से है अभी भी जो मौजूद है, प्रिविलेंट है IAS 41 तक एग्रीकल्चर का। अब ये जो हमने देखे हैं ये तो अब कुल मिलाकर के इन सबको बोला जाता है IFRS। जो IAS है वो भी उन्हीं में इंक्लूड है। भारत में भी जो IFRS हैं उनको यूज किया जाना था, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी यहाँ की जो कंपनीज वो भी काम करती हैं और विदेशी कंपनी भी हमारे यहाँ आती हैं। तो भारत में सोचा गया कि जो IFRS हैं उनके कंप्लाइंट हमें अपने स्टैंडर्ड्स को बनाना चाहिए। तो भारत ने ज्यों का त्यों तो नहीं अपनाया IFRS को, उनको कहा इंड AS, और इंड AS को IFRS के अकॉर्डिंग तैयार किया गया। इनकी जो कंडीशन है वो इस तरीके से है कि जो इंड AS है वो एप्लीकेबल है ऐसी कंपनीज पे जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे और जिनका नेटवर्थ है 250 करोड़ या उससे ज्यादा, और उनकी होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर कंपनीज। तो ऐसी संस्थाओं के लिए मस्ट है अब इंड AS का यूज करना। इंड AS का जो नंबरिंग है वो सेम उसी तरीके से है बिल्कुल जैसे कि IFRS का है। पूरे के पूरे IFRS वो इंड AS में शामिल हैं, और इंड AS इस तरीके से है उसकी नंबरिंग इंड AS 101। आप इनको मैच करेंगे तो जो पहला IFRS है उसी के अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग है। तो इंड AS की जो संख्या है वो वही है जो IFRS की संख्या है। आप नंबरिंग नेम उसी तरीके से है, बस यहाँ पे इंड AS आ जाता है। अब बारी आती है अकाउंटिंग के बेसिस, प्रोसेस, वाउचर और अकाउंटिंग इक्वेशन की। अकाउंटिंग में जो बेस है अकाउंटिंग के वो मेजर दो बेसिस हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। उन दोनों को मिलाकर के एक तीसरा बेस होता है जिसको हाइब्रिड बोला जाता है। तो पहले बात करते हैं कैश बेसिस के। अकाउंटिंग का जो कैश बेस है उसका मतलब है कि अकाउंटिंग में ऐसी चीजों को रिकॉर्ड करना जो कैश में होती हैं। कैश जब रिसीव होता है तब रिकॉर्ड करना, और कैश जो पेमेंट है उनको रिकॉर्ड करना। इसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग नहीं होती है। ये मेथड यूज करने में काफी सिंपल है, छोटी संस्थाएं इसको अपनाती हैं। इसके बाद या जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको अपनाती हैं कैश बेसिस को। अब बारी आती है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस एक साइंटिफिक मेथड है अकाउंटिंग का जिसमें हम कैश बेसिस पे नहीं बल्कि एक्रूअल बेसिस पे चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब अगर कोई खर्चा हो गया है हमसे, चाहे हमने कैश आज नहीं दिया
हमने कह दिया कि हम 4 दिन बाद देंगे, तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी खड़ी हो गई, बट वो खर्चा तो आज का ही है। तो इसलिए एक्रूअल बेसिस में हम इस हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को कि जब वो अकर हुई हैं। इस मेथड में हम रिकॉर्ड करते हैं रेवेन्यू को जब वो अर्न हो, ना कि जब रिसीव हो। जब अर्न हो तब रेवेन्यू रिकॉर्ड होगी, और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं जब वो इनकर हो, यानी कि जब खर्चा हो रहा है, ना कि जब हम पे कर रहे हैं। तो जितनी भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट अपने तैयार करती हैं, और जो कंपनीज उनके लिए तो मस्ट होता है कि वो एक्रूअल बेसिस पे, इसको मर्केंटाइल सिस्टम भी बोला जाता है, इस पे अपने अकाउंट्स तैयार करते हैं। इस एक्रूअल बेसिस की वजह से हमें आउटस्टैंडिंग और एडवांस की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय। तीसरा जो सिस्टम है वो हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड यानी कि इन दोनों का संयुक्त रूप है। हाइब्रिड सिस्टम में कुछ संस्थाएं जो रिकॉर्ड करती हैं, ज्यादातर जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो जब अपने अकाउंट तैयार करते हैं वो हाइब्रिड बेसिस पे करते हैं। वो रेवेन्यूज को तो रिकॉर्ड करते हैं कैश बेसिस पे, और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं एक्रूअल बेसिस पे। अब सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का जो सिस्टम है वो खास तौर पे दो सिस्टम होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है, यानी कि दो तरफ किसी ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम वास्तव में कोई कंप्लीट सिस्टम है नहीं। इस सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि इसके जो रिकॉर्ड रहते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। ये एक सुविधा अनुसार सिस्टम होता है, जैसी सुविधा वैसे अकाउंट्स इसमें तैयार कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है उसमें स्टेप्स होते हैं। अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना और मेजर करना ट्रांजैक्शन को, जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासीफाई करना, अलग अलग लेजर में अकाउंट बनाना, समराइज करना, समराइज में ट्रायल बैलेंस बनाना, पी एंड एल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, फिर एनालाइज करना, जो पी एंड एल और बैलेंस शीट है उसको रेशियो एनालिसिस के माध्यम से, कैश फ्लो एनालिसिस के माध्यम से, फंड फ्लो एनालिसिस के माध्यम से एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, यानी कि रिपोर्ट तैयार करना, ताकि कम्युनिकेट कर सकें यूजर को इन्फॉर्मेशन, और उन इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना अकाउंटिंग के यूजर्स को। अब बारी आती है वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर एक ऐसे डॉक्यूमेंट को बोला जाता है जो किसी ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है। ट्रांजैक्शन का जो एविडेंस है वो या तो सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकता है या एक वाउचर हो सकता है, अकाउंटिंग वाउचर हो सकता है। सोर्स डॉक्यूमेंट ऐसा वाउचर होता है जो किसी ट्रांजैक्शन के होने के दौरान क्रिएट हो जाता है। जैसे हमने कहीं से कोई सामान परचेज किया और हमें बिल मिल गया उस सामान का, तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट है। जो सिंपली अकाउंटिंग वाउचर होता है, यहाँ पे इसको अकाउंटिंग वाउचर सोचें, वाउचर तो ये दोनों ही है, सोर्स डॉक्यूमेंट भी और वाउचर भी। अकाउंटिंग वाउचर ऐसे वाउचर होते हैं जो सोर्स पे तो उत्पन्न नहीं हुए थे, बट जब अकाउंटेंट अकाउंटिंग में एंट्री कर रहा था तो एंट्री करने से पहले उसके पास जो भी वाउचर्स अवेलेबल होते हैं उनको वो प्रॉपर रिकॉर्ड रखने के लिए कि डेबिट में क्या लिखा, क्रेडिट में क्या लिखा, एक अपने यहाँ पे वाउचर बनाता है, उसको अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। तो उन वाउचर्स की सहायता से ही आगे रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में या कैश बुक में। अब जो ट्रांजेक्शन होती है, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जिसमें एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। ऐसी ट्रांजेक्शन सिंपल ट्रांजेक्शन होती है, जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट में भी एक अकाउंट है और क्रेडिट में भी एक अकाउंट है। ऐसे ट्रांजेक्शन्स के लिए जो वाउचर बनता है, ऐसे वाउचर को ट्रांजेक्शन वाउचर बोला जाता है। ऐसे वाउचर जिनमें रिकॉर्ड करते हैं ऐसी ट्रांजेक्शन्स को जिनमें मल्टीपल डेबिट और एक क्रेडिट हो, या मल्टीपल क्रेडिट हो और एक डेबिट हो। ऐसी ट्रांजैक्शन जब होती है तो उसके लिए जो वाउचर बनता है उसको कंपाउंड वाउचर बोला जाता है। कंपाउंड वाउचर। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिनमें डेबिट भी कई होते हैं, मल्टीपल होते हैं, क्रेडिट भी मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए जो वाउचर बनता है उसको कॉम्प्लेक्स वाउचर बोला जाता है, और कॉम्प्लेक्स वाउचर का ही एक नाम और है, उसको जर्नल वाउचर भी बोला जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन को मैथमेटिकल इक्वेशन भी बोला जाता है अकाउंटिंग की, और इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोला जाता है। वास्तव में ये एक केवल इक्वेशन होती है जिसमें जो अकाउंटिंग का डबल एंट्री सिस्टम है उसको ट्रू सिद्ध किया जाता है। जो ओरिजिनल अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ये है कि किसी संस्था की एसेट बराबर होती है उस संस्था की लायबिलिटी और कैपिटल के, और इस बात का आधार ये है कि किसी संस्था का जो फंड का सोर्स होता है वो या तो कैपिटल होती है या लायबिलिटी होती है। कोई संस्था या तो मालिक से पैसा लेती है या उधार से बाहर से पैसा लेती है। दोनों जगह से जो पैसा आता है वो उसी पैसे से संस्था अपनी एसेट खरीदती है। तो जो लायबिलिटी और कैपिटल है इसको बोला जाता है सोर्स ऑफ फंड।
और जो एसेट होती हैं इनका एक नाम और होता है यूज ऑफ फंड। फंड का यूज यहाँ हुआ, तो जितना फंड हमारे पास किसी सोर्स से आया उतना ही हमारे पास यूज भी होता है। इस बात को बताती है ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन से दो इक्वेशन डराइव हो जाती हैं कि एसेट बराबर अगर लायबिलिटी और कैपिटल के होती है तो लायबिलिटी बराबर हो जाएगी एसेट माइनस कैपिटल के, और कैपिटल हो जाएगी एसेट माइनस लायबिलिटी से। अब बारी आती है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स की। ट्रांजेक्शन्स की जो रिकॉर्डिंग होती है वो जर्नल में होती है। जर्नल के लिए हमें, जब जर्नल में हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसके से पहले हमें अकाउंट्स को क्लासिफाई करना होता है, अकाउंट्स का वर्गीकरण करना होता है। क्योंकि कोई संस्था रिकॉर्डिंग करती है तो उसके सैकड़ों टाइप के अकाउंट्स हो सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग्स के हमें रूल तय करने हैं, इस्टेब्लिश करने हैं, इसलिए हमें सारे अकाउंट्स को कुछ वर्गों में बांटना पड़ता है। वो जो बांटने का तरीका है, जो क्लासिफिकेशन है, वो दो तरीके का है। एक है ट्रेडिशनल तरीका जिसको इंग्लिश अप्रोच कहते हैं, दूसरा मॉडर्न तरीका जिसको अमेरिकन अप्रोच कहते हैं, और इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। सबसे पहली बारी आती है ट्रेडिशनल अप्रोच की या इंग्लिश अप्रोच की। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है या इंग्लिश अप्रोच है, इसमें अकाउंट्स को दो पार्ट में बांटा जाता है। पहला पार्ट होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा पार्ट होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत खाते और इम्पर्सनल यानी कि अव्यक्तिगत खाते। जो व्यक्तिगत खाते होते हैं वो किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं। व्यक्ति का मतलब अकाउंटिंग में किसी भी व्यक्ति से होता है, चाहे वो नेचुरल पर्सन है और चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन है। नेचुरल पर्सन होते हैं ह्यूमन बीइंग जैसे राम सीता, और आर्टिफिशियल पर्सन ऐसी संस्थाएं होती हैं जो एक व्यक्ति की हैसियत से अपने नाम से व्यवसाय करती हैं, जैसे बाटा लिमिटेड या कोई रिलायंस लिमिटेड या अन्य कोई भी संस्था, कोई बैंक है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है। तो जो पर्सनल अकाउंट होते हैं, व्यक्तिगत अकाउंट, वो इस तरीके से होते हैं राम्स अकाउंट, बाटा लिमिटेड अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। जितने भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड के अकाउंट होते हैं वो भी पर्सनल अकाउंट होते हैं। कैपिटल अकाउंट जो होता है वो भी पर्सनल अकाउंट होता है। ड्रॉइंग अकाउंट जो होता है वो भी पर्सनल अकाउंट होता है। ये अकाउंट तो आसानी से पहचान हो जाती है, पर्सनल है राम अकाउंट और बाटा लिमिटेड अकाउंट, क्योंकि नाम है। अब कुछ लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन हो सकती है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड या कोई भी एक्सपेंस है प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड और एडवांस जितने भी होते हैं वो सब पर्सनल होते हैं। उसका कारण ये होता है क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी उन पर्सन को दिखा रही है जिन पर्सन की सैलरी हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, ये उन पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए इनको आउट पर्सनल अकाउंट ही कहा जाता है। ऐसे ही प्रीपेड का होता है। ठीक वैसे ही कैपिटल और ड्रॉइंग जो होते हैं वो ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो ओनर का पैसा है, तो इसलिए वो भी पर्सनल अकाउंट होता है। ये भी तीन तरीके के हो सकते हैं पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जैसे राम अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जैसे बाटा लिमिटेड अकाउंट, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जैसे डेटर्स अकाउंट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ये रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों को जिनके ये अकाउंट्स हैं। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो होता है, रियल अकाउंट किसी एसेट से रिलेटेड होता है। वो एसेट रियल एसेट भी हो सकती है, वो एसेट कोई टेंजिबल एसेट भी हो सकती है, इनटेंजिबल एसेट भी हो सकती है, जैसे कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट, गुडविल अकाउंट। रियल अकाउंट में कैश, मनी या अन्य कोई एसेट हो सकती है। एसेट टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है। फिर आते हैं तीसरे अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसी इनकम या एक्सपेंस से रिलेटेड होते हैं, जैसे रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट। जितने भी इनकम या एक्सपेंसेस हैं वो सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अब बारी आती है डेबिट और क्रेडिट के रूल की। इनको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट कहा जाता है। जो अब तीन तरह के कुल मिला के अकाउंट हो गए, क्योंकि जो इम्पर्सनल अकाउंट है वो दो हिस्सों में बटा होता है, रियल और नॉमिनल में। इम्पर्सनल अकाउंट जो होता है वो दो हिस्सों में होता है, रियल और नॉमिनल। इस तरह तीन अकाउंट हो गए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब बारी आती है पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इनको रिकॉर्ड करने के रूल क्या है। तो पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब बारी आती है मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच को अकाउंट अमेरिकन अप्रोच या बैलेंस शीट अप्रोच भी इसको कहा जाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी इसको कहा जाता है। इसमें जो अकाउंट्स हैं उनको पांच हिस्सों में बांटा जाता है, एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल और लायबिलिटीज और इनकम या रेवेन्यू। जो एसेट अकाउंट होते हैं वो किसी एसेट से रिलेटेड है, कैश, डेटर, प्लान। और जो एक्सपेंस होते हैं वो जैसे कि रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड।
कैपिटल अकाउंट जो होते हैं उसमें कैपिटल और ड्रॉइंग एक नेगेटिव कैपिटल अकाउंट होता है। साथ ही साथ किसी पार्टनर का करंट अकाउंट जो होता है वो भी कैपिटल का ही पार्ट होता है, ये टेम्परेरी कैपिटल का अकाउंट होता है। नेक्स्ट है लायबिलिटीज। लायबिलिटी जो होते हैं उसमें कोई भी अमाउंट जो ड्यू है हमें फ्यूचर में पे करनी है, जैसे कोई बैंक लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। फिर इनकम या रेवेन्यू अकाउंट, इनकम या रेवेन्यू अकाउंट जैसे कि कमीशन रिसीव्ड या रेंट रिसीव्ड। अब मॉडर्न अप्रोच के जो रूल हैं डेबिट और क्रेडिट के वो इस तरीके से हैं कि डेबिट करेंगे हम एसेट या एक्सपेंस में, अगर कोई इंक्रीज है तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर इनमें कोई डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम के बारे में रूल है कि अगर इनमें से कोई भी आइटम डिक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट करेंगे, और ये इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको क्रेडिट करेंगे। ये इसके सिंपल रूल है। अब है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ऐसी बुक को कहा जाता है जिसमें कोई एंट्री ओरिजिन के समय रिकॉर्ड होती है, यानी कि शुरू में रिकॉर्ड हो जाती है। जो मेन बुक है ओरिजिनल एंट्री की उसको जर्नल कहा जाता है। जो जर्नल में रिकॉर्ड करने की प्रोसेस है उसको जर्नलाइजिंग कहा जाता है। और जब हम ट्रांसफर करते हैं जर्नल एंट्री को जर्नल से किसी इंडिविजुअल अकाउंट में यानी कि लेजर में, तो उसको पोस्टिंग कहा जाता है। जर्नल को कहा जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और लेजर को कहा जाता है प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। जर्नल सब डिवाइड होता है कई सारी बुक्स में, यानी कि जर्नल के कई पार्ट हो सकते हैं, जैसे कि जर्नल प्रॉपर, कैश बुक और कुछ अन्य बुक्स। ये जो अदर डे बुक्स हैं इनको स्पेशल पर्पज बुक्स भी कहा जाता है। परचेज बुक या परचेज जर्नल भी बोलते हैं इसको। सेल्स बुक या सेल्स जर्नल भी बोलते हैं। परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, बिल्स रिसीवेबल जर्नल, बिल्स पेबल जर्नल। जब किसी संस्था को केवल जर्नल बनाना है तो सारी एंट्री इसी में रिकॉर्ड हो जाएंगी। अगर कोई संस्था जर्नल की जगह स्पेशल बुक्स बनाना चाहती है तो बिल्स पेबल वाली एंट्री बीपी बुक में, बीआर वाली एंट्री बीआर बुक में, सेल्स रिटर्न की एंट्री सेल्स रिटर्न बुक में, परचेज रिटर्न की एंट्री परचेज रिटर्न बुक में, सेल की एंट्री, सेल का मतलब केवल गुड्स की सेल, और वो भी क्रेडिट सेल, सेल्स बुक में। परचेज यानी कि गुड्स की परचेज, और वो भी क्रेडिट परचेज, वो परचेज बुक में। क्योंकि अगर कोई कैश परचेज है तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो कैश बुक में चली जाएगी। कैश बुक में सारी कैश ट्रांजैक्शन आ जाती हैं। ऐसी एंट्री जो ना कैश बुक में आएगी और ना इन स्पेशल बुक्स में आएगी, उन एंट्रीज को जर्नल प्रॉपर में किया जाता है। अब बारी आती है लेजर या सब्सिडियरी बुक्स की। सबसे पहले बात करते हैं लेजर की। लेजर को कहा जाता है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। लेजर अकाउंट्स का एक कलेक्शन होता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट सारे अकाउंट रहते हैं। ये लेजर का एक फॉर्मेट है। जर्नल के बाद हमें लेजर में सारी एंट्रीज को लाना होता है, और इस काम को कहते हैं लेजर की पोस्टिंग। लेजर के जो अकाउंट हैं वो दो हिस्सों में बढ़ सकते हैं, परमानेंट अकाउंट और टेम्परेरी अकाउंट। परमानेंट अकाउंट ऐसे अकाउंट को कहा जाता है जिनका साल के लास्ट में कोई बैलेंस रहता है। जितने भी एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हैं इनको परमानेंट अकाउंट की श्रेणी में रखा जाता है। जब तक बिजनेस चलता रहता है तब तक इनमें कोई ना कोई बैलेंस बचा रहता है। क्योंकि इनमें बैलेंस बचा रहता है इसलिए इन सारे अकाउंट के बैलेंस को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। दूसरे टाइप के अकाउंट होते हैं टेम्परेरी अकाउंट। ये केवल एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान खोले जाते हैं, और जैसे ही ईयर समाप्त होता है तो ये सारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, और क्लोज करके ऐसे अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट। जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, यानी कि जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट होते हैं वो सब टेम्परेरी होते हैं। यही कारण है कि एट द एंड ऑफ द ईयर ये सारे के सारे ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में आ जाते हैं। जो एक्सपेंस वाले आइटम है वो डेबिट में लिख जाते हैं, और जो इनकम वाले अकाउंट होते हैं वो क्रेडिट में लिख जाते हैं। इस तरह उससे प्रॉफिट निकल आता है। अब है इसके बाद स्पेशल पर्पज बुक्स। इनको सब्सिडियरी बुक भी कहते हैं, और इनको स्पेशल जर्नल भी बोला जाता है। ये प्राइमरी बुक मेंटेन की जाती है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्पेशल टाइप की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे कैश वाली ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक। जो ट्रांजैक्शन किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी उनको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है। जो स्पेशल जर्नल होते हैं वो इकोनॉमिकल होते हैं, और वो डिवीजन ऑफ लेबर को संभव बनाते हैं। इनमें कैश बुक,
कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें केवल कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। टाइप ऑफ कैश बुक के जो कॉमन टाइप है उनमें सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, पैटी कैश बुक। सिंगल कॉलम में एक ही कॉलम रहता है कैश के लिए। डबल कॉलम कैश बुक में कैश के दो कॉलम रहते हैं, एक रोकड़ के लिए यानी कि जो कैश बिजनेस में रहता है उसके लिए, और दूसरा बैंक के लिए जो बैंक अकाउंट में कैश है उसके लिए। ट्रिपल कॉलम कैश बुक जब बनती है तो कैश कॉलम और बैंक कॉलम के अलावा एक डिस्काउंट का कॉलम भी उसमें रहता है कि किसी से पेमेंट आई हमारे पास, कैश आया, उसको हो सकता है हमने डिस्काउंट दी तो उसको साथ साथ रिकॉर्ड कर दिया जाता है। पैटी कैश बुक जो होती है इसको कॉलमनर कैश बुक भी बोला जाता है, खाने वाली रोकड़ वही, क्योंकि इसमें कई खाने बने होते हैं। पैटी कैश बुक जो होती है ये जो कैशियर बनाता है उसको पैटी कैशियर बोलते हैं। पैटी कैशियर जो काम करता है वो इम्प्रेस्ड सिस्टम पे काम करता है। इम्प्रेस्ड को हिंदी में बोलते हैं अग्रदाय, यानी कि पहले ही दे देना। जो हेड कैशियर होता है वो पैटी कैशियर को पहले ही कुछ अमाउंट दे देता है। पैटी कैशियर उस अमाउंट को अपनी पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेता है डेबिट साइड में। फिर पैटी कैशियर को जब छोटे छोटे खर्चे करने होते हैं तो वो इस कैश से करता रहता है। महीने के या हफ्ते के लास्ट में, जैसा कि उस संस्था में तय हो जाता है, उस पीरियड के बाद में वो चेक करता है कि शुरू में जो रोकड़ उसको मिली थी इम्प्रेस्ड अमाउंट के तौर पे, इम्प्रेस्ड मनी के तौर पे, उसमें से कितना खर्च हो चुका है, कितना बैलेंस है। जितना उसके पास बैलेंस बच जाता है उसको देखता है, और जितना खर्च हो चुका है उतना हेड कैशियर से और मांग लेता है। यानी कि अगले पीरियड के शुरू में फिर से उसके पास वही इम्प्रेस्ड अमाउंट तैयार हो जाती है खर्च करने के लिए। परचेज बुक या परचेज जर्नल। परचेज बुक या परचेज जर्नल में केवल क्रेडिट परचेज और गुड्स की परचेज जो होती है वो रिकॉर्ड की जाती है। अगर किसी ऑफिस इक्विपमेंट की या फिक्स्ड एसेट की कोई परचेज की जाती है संस्था के द्वारा तो उसकी एंट्री जर्नल में ही होती है, परचेज बुक में नहीं होती। परचेज बुक जो बनाई जाती है संस्था के द्वारा, अगर कैश परचेज कोई होती है तो उसकी एंट्री कैश बुक में हो जाती है। तो केवल गुड्स की परचेज और वो भी क्रेडिट परचेज वही परचेज बुक में आती है। जो सोर्स डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है परचेज बुक बनाने के लिए उसको इनवॉइस बोला जाता है। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवार्ड बुक। परचेज किया हुआ सामान अगर रिटर्न कर दिया जाए तो उसके लिए परचेज रिटर्न बुक बनती है। परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट एक वाउचर का काम करता है, सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करता है। डेबिट नोट क्या होता है? ये एक नोट यानी कि एक सूचना होती है किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, जो इस बात का एविडेंस होता है कि किसी पार्टी को हमने डेबिट किया है अपनी बुक्स में, और जिस पार्टी को हमने डेबिट किया है वो सेल को छोड़ करके किसी अन्य कारण से किया है। मतलब ये है कि आमतौर पे तो जब हम किसी को क्रेडिट सेल करते हैं किसी पर्सन को तो हम उसको डेबिट करते हैं। जैसे हमने सामान बेचा 100 रुपए का महेश को उधार, तो हम लिखते हैं कि महेश डेबिट, हम लिखते हैं यहाँ पे कि महेश डेबिट टू सेल। यानी कि आमतौर पे जब हम किसी को डेबिट करते हैं तो तब करते हैं जब उसको हम सेल करते हैं। अगर हम सेल किए बिना अन्य किसी एडजस्टमेंट की वजह से, जैसे कोई ज्यादा अमाउंट लिख गई थी, कम अमाउंट लिख गई थी, सामान खराब हो गया था, उस कारण से अगर हम किसी पार्टी को डेबिट कर रहे हैं तो इसके लिए हमें एक नोट तैयार करना पड़ता है, उस पार्टी को भेजना पड़ता है। ऐसे नोट को हम डेबिट नोट कहते हैं। अगर किसी कारण से हम किसी पार्टी को अपनी बुक में क्रेडिट करते हैं तो उस पार्टी को जो नोट भेजते हैं हम क्रेडिट करने के लिए, उसी तरह सेल वाली टर्म यहाँ भी ये परचेज के समय, यानी कि अगर हम किसी को परचेज, क्रेडिट परचेज के अलावा अन्य किसी कारण से, किसी एडजस्टमेंट की वजह से क्रेडिट करते हैं तो उसके पास जो नोट भेजते हैं उसको क्रेडिट नोट कहते हैं। अब है सेल्स बुक या सेल्स जर्नल। सेल्स बुक ठीक परचेज की तरह ही इसके भी रूल हैं। सेल्स बुक में हम गुड्स की सेल और क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स रिटर्न जर्नल में जो सेल हमने सामान किया था अगर वो वापस आ जाता तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स रिटर्न के लिए जो हम वाउचर की तरह यूज करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह, उसको क्रेडिट नोट बोलते हैं, यानी कि क्रेडिट नोट। क्योंकि उसका कारण है कि जैसे हमने कोई सामान किसी को बेचा था, जब बेचा था तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया था और वो हमारा क्रेडिटर बन गया था। मान लो सेल रिटर्न हो जाए, सामान वापस आ गया, तो अब हम उसको नोट भेजेंगे कि आपका
इसका हमने जो अमाउंट क्रेडिट है उसको हमने इस अकाउंट को, अब ये मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया, फिर से बोल देता हूँ ये लाइन। जब हम किसी को सेल करते हैं सामान तो हम उसको डेबिट करते हैं और अपना डेटर बना लेते हैं। जिसको हम उधार सामान बेचते हैं वो हमारा डेटर बन जाता है, हम उसको डेबिट लिखते हैं। अब चूंकि जो हमने सामान बेचा था वो वापस आ गया है तो उस पर्सन का जो डेबिट बैलेंस था वो कम करना पड़ेगा, यानी कि वो पर्सन हमें कुछ अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम उसको क्रेडिट नोट बना के भेजते हैं। नेक्स्ट है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर वो जर्नल होता है, जर्नल ही होता है ये एक तरह से, लेकिन तब वर्ड, ये जर्नल प्रॉपर वर्ड तब यूज होता है जब हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। तो जो बची हुई एंट्रीज हैं उनको करने के लिए हम इस जर्नल प्रॉपर को तैयार करते हैं। ये एकदम जर्नल की तरह ही होता है। जो जर्नल प्रॉपर होता है इसको हम जर्नल प्रॉपर के अलावा जर्नल रेजिडुअल भी बोलते हैं, क्योंकि जो रेजिडुअल एंट्रीज होती हैं वो इसमें होती हैं बची हुई एंट्री। जो कॉमन एंट्रीज हैं जो जर्नल प्रॉपर में होती हैं, जो किसी भी स्पेशल बुक में नहीं आती हैं, वो है ओपनिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन, ट्रांसफर एंट्री, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, परचेज या सेल ऑफ ऐसे आइटम जो गुड्स के अलावा अन्य आइटम है, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, एंडोर्समेंट या डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन कंसाइनमेंट या जॉइंट वेंचर की, और लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट या स्पॉइलिंग। नेक्स्ट है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब है नेक्स्ट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हमें बताता है कि क्या रीजन है डिफरेंस के पासबुक के बैलेंस में और कैश बुक के बैलेंस में। ये एक तरह से जो बीआरएस होता है ये रफ वर्क होता है, जिसको हम केवल इसको शो करने के लिए बनाते हैं कि अगर किसी कारण से कैश बुक या पासबुक के बैलेंस में कोई अंतर आ रहा है। कैश बुक जो बिजनेसमैन बनाता है, पासबुक जो बैंक वाले लिखते हैं। मेरा अकाउंट बैंक में है तो जो बैंक स्टेटमेंट है मेरा वो बैंक वाले लिखते हैं, मैं अपनी कैश बुक बनाता हूँ। हो सकता है कि जो मेरा कैश बुक के अकॉर्डिंग जो मेरी कैश बुक दिखा रही है कि मेरे बैंक में 50,000 जमा है, तो हो सकता है बैंक में दिख रहा हो कि मेरे 40,000 ही जमा है। तो ये जो अंतर है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसको जानना क्यों है। इसी अंतर को जानने के लिए और उस अंतर को शो करने के लिए बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से हमें रिकॉन्सिलिएशन बनाना पड़ता है, मतलब ऐसे कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस अलग हो जाता है। तो वो जो रीजन है बहुत सारे हो सकते हैं। 3 तरह का क्लासिफाई उनका हो सकता है। टाइमिंग डिफरेंस, समय के हिसाब से, जैसे मान लो मैंने चेक आज इशू कर दिया, तो मैंने तो चेक आज इशू कर दिया, मैं आज ही अपनी कैश बुक में लिख दूंगा कि मेरे बैंक में से इतने पैसे कम हो गए। लेकिन जिसको मैंने चेक दिया हो सकता है वो महीने के लास्ट तक पहुंचे ही ना, तो जो बैंक बैलेंस है वो मेरा गलत अलग बताएगा अमाउंट, क्योंकि वहां वो पैसा घटा ही नहीं है, तो दोनों का डिफर हो जाएगा। ऐसे ही कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिनकी एंट्री केवल बैंक के द्वारा होती है और हमारे यहाँ एंट्री होती नहीं है। जैसे अगर कोई चार्ज कट गया तो बैंक वाले सीधे अकाउंट में से काट देते हैं, हमें अभी पता नहीं है जब तक हम मिलाएंगे नहीं, जब तक हम रिकॉन्साइल नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ एरर भी हो सकती हैं बैंक के हैंड पे भी और बिजनेस के हैंड पे भी। ऐसे ही कुछ ओमिशंस, कुछ छूट भी सकता है रिकॉर्ड करने से, बैंक में भी और बिजनेसमैन के द्वारा भी। तो ये कारण है, रीजंस जो डिफरेंस के बन जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सबसे पहली बात, ट्रायल बैलेंस है क्या। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जो बैलेंसेस को शो करने के लिए बनाया जाता है, डेबिट के और क्रेडिट के बैलेंस। लेजर के जितने भी अकाउंट होते हैं या तो उनके डेबिट बैलेंस होते हैं या क्रेडिट, उन सबको हम ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। तो हमें यह पता चलता है कि हमारा डेबिट और क्रेडिट बराबर है सारे अकाउंट्स का या नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है ट्रायल बैलेंस का, वो होता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना, कोई एरर अगर है तो उसको लोकेट करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करना। अब प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। 3 मेथड है ट्रायल बैलेंस बनाने के, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल कम बैलेंस मेथड। टोटल मेथड जो होता है उसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के डेबिट वाली साइड और क्रेडिट वाली साइड। किसी भी अकाउंट का जो डेबिट का टोटल है वो यहाँ रखते हैं, क्रेडिट का टोटल यहाँ रखते हैं, यानी कि सभी अकाउंट्स के दोनों साइड के टोटल लिखते चले जाते हैं, तो ये टोटल मेथड कहलाता है। बैलेंस मेथड जो होता है उसमें हम अकाउंट्स के टोटल नहीं लिखते, जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो डेबिट में दिखेगा खाली,
जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो केवल क्रेडिट में दिखेगा, यानी कि केवल बैलेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। टोटल कम बैलेंस मेथड इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं टोटल मेथड के लिए डेबिट और क्रेडिट के, और 2 कॉलम और बनाते हैं, टोटल 4 कॉलम अमाउंट के हो जाते हैं, वो हम बैलेंस को शो करने के लिए, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो ऐसे जब हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस तो उसको टोटल कम बैलेंस मेथड कहा जाता है। एरर्स, अकाउंट्स में कोई एरर हो सकती है, और जो एरर हैं उनको कई तरीके की एरर्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। जो कॉमन क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग एरर 4 तरह की हो सकती हैं। क्लासिफिकेशन इसके अलावा अन्य भी हो सकता है, ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है। एरर ऑफ कमीशन, ये ऐसी एरर होती हैं जो अकाउंटिंग करते समय कमिट हो जाती हैं, इनको एरर ऑफ कमीशन बोला जाता है, क्योंकि ये कमिट हो जाती हैं, घट जाती हैं, ये गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि रोंग पोस्टिंग हो जाना, रोंग टोटल हो जाना, रोंग बैलेंस हो जाना, रोंग कास्टिंग हो जाना, रोंग रिकॉर्डिंग हो जाना। नेक्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन, ये ऐसी एरर हैं जो कुछ ओमिट हो जाने से होती है, मतलब जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय कुछ ओमिट हो जाए हमसे, मतलब कुछ छूट जाए रिकॉर्ड करना। और एरर ऑफ ओमिशन 2 तरह की हो सकती है, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। जब पूरी तरह छूट जाए तो कंप्लीट ओमिशन, और कुछ एक पार्ट छूट जाए तो पार्शियल ओमिशन। नेक्स्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये ऐसी एरर होती हैं जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के वायोलेशन की वजह से होती हैं। अगर हमसे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल का वायोलेशन हो गया है, कोई इग्नोरेंस हो गई है या हमको आता नहीं है, तो हमसे ये एरर होने की संभावना हो जाती है। जैसे किसी कैपिटल खर्चे को रेवेन्यू खर्चा दिखा देना और रेवेन्यू खर्चे को कैपिटल खर्चा दिखा देना। नेक्स्ट है कंपनसेटिंग एरर, ये ऐसी एरर होती हैं जब एक साथ 2 या 2 से ज्यादा एरर हो जाएं और उनका इंपैक्ट ये हो कि जो एक एरर होती है वो दूसरी एरर के प्रभाव को खत्म कर दे, ऐसी एरर को कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंस अकाउंट, कभी कभी ट्रायल बैलेंस मिलता नहीं है, यानी कि हमने एरर भी सही कर लिए, जितने संभव थे मिल गए, उसके बावजूद भी अगर ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कोई एरर ऐसी है जो अभी तक हमें नहीं पाई है। अकाउंट्स क्लोज करने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस क्लोज करना पड़ता है, और ट्रायल बैलेंस जब क्लोज करते हैं तो मान लो डेबिट में अगर कुछ अमाउंट कम पड़ रही है तो डेबिट में हम उस अमाउंट को लिख करके उसके सामने लिख देते हैं सस्पेंस। तो ये जो सस्पेंस है इसको सस्पेंस अकाउंट कहते हैं, और जब डेबिट में लिखा है तो ये सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस बच गया। मान लो कल को हमें बाद में कभी पा जाए कि डेबिट में हमें कुछ डेटर का अमाउंट कम लग गया था हमसे 100 रुपए, तो वो 100 रुपए हम डेटर के लिख देंगे और सस्पेंस को हटा देंगे। तो सस्पेंस तब तक रहता है जब तक सारी गलती नहीं मिल जाती है। जब गलती मिल जाएगी तो हम एंट्री कर देंगे डेटर डेबिट टू सस्पेंस, ऑटोमेटिकली सस्पेंस खत्म हो जाएगा, डेटर लिख जाएगा। अब है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में डिक्लाइन होना, उसमें कमी होना, वो किसी भी कारण से हो सकती है। डेप्रिसिएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं इस तरीके से कि किसी फिक्स्ड एसेट में परमानेंट नेचर का, कंटिन्यू नेचर का और ग्रेजुअल श्रिंकेज यानी कि कमी होना। ये बेस्ड होता है एसेट की कॉस्ट पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। मतलब डेप्रिसिएशन जो लगता है वो मार्केट वैल्यू देख के नहीं लगता, वो एसेट की पिछली कॉस्ट के आधार पे ही लगता रहता है। डेप्रिसिएशन जो होता है उसको एक्सपायर्ड कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये वो कॉस्ट है जो एक्सपायर हो चुकी है, जिसका इंपोर्टेंस खत्म हो चुका है, और इसको चार्ज करते हैं अगेंस्ट रेवेन्यू। डेप्रिसिएशन के नाम से इसको दिखाते रहते हैं और P&L अकाउंट में खर्चे वाली साइड में लिखा जाता है। नेक्स्ट है सिमिलर टर्म, डेप्रिसिएशन से मिलती जुलती टर्म है डिप्लेशन और एमोर्टाइजेशन। दरअसल डिप्लेशन भी डेप्रिसिएशन की तरह ही होता है, ठीक उसका वही ट्रीटमेंट भी होता है, लेकिन ये उस संदर्भ में यूज किया जाता है जब कोई माइन या क्वेरीज होती हैं जिनमें से हम सामान हटाते हैं, निकालते हैं और इसलिए उनकी कीमत कम होती चली जाती है, तो डिप्लेशन बोलते हैं इसको। एमोर्टाइजेशन बोलते हैं ऐसी एसेट के मामले में जो एसेट इंटेंजिबल होती हैं, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, गुडविल। जब इनकी कीमतों में हम कमी लाते हैं तो उसको एमोर्टाइजेशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन के कारण क्या है, कॉज क्या है, तो इसके जो मेजर कॉजेज हैं वो वियर एंड टीयर होना, समय के अनुसार समय बढ़ता रहता है, टूट फूट होती रहती है। लीगल राइट का एक्सपायरेशन होना, अगर हमारे पास कोई लीगल राइट था किसी तरह का तो वो हमारी एसेट की तरह होता है, और धीरे धीरे वो लीगल राइट समय के हिसाब से समाप्त होता रहता है। ऑब्सोलेसेंस यानी कि अप्रचलन, कभी कभी कुछ चीज अप्रचलित हो जाती है तो इसलिए उनकी वैल्यू कम हो जाती है। कुछ एबनॉर्मल फैक्टर भी हो सकते हैं। डेप्रिसिएशन की नीड क्या है, क्यों लगाते हैं डेप्रिसिएशन, तो कॉस्ट और रेवेन्यू मैच करने के लिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से।
टैक्स के कंसीडरेशन के लिए और ट्रू और फेयर फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए और कानून के कंप्लायंस के लिए, पालन के लिए। ऐसे फैक्टर जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट को अफेक्ट करते हैं उसमें आते हैं एसेट की स्वयं की कॉस्ट, एसेट की रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू किसी एसेट की वो वैल्यू होती है जब उस एसेट का वो पीरियड पूरा हो जाएगा जब उसका हम यूज कर सकते थे, और लास्ट में जब वो एसेट अब यूज लायक नहीं रही तो अब उस एसेट की जो वैल्यू बच जाती है उसको रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। डेप्रिशिएबल कॉस्ट वो कीमत होती है किसी एसेट की जो डेप्रिशिएट होनी है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ वो समय की अवधि होती है जिसके दौरान एस्टिमेट करते हैं हम कि ये एसेट यूज हो जाएगी, इतने साल तक ये चलती रहेगी। मेथड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि हम एसेट पे एक फिक्स अमाउंट से डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं। जैसे कोई 1 लाख की एसेट है हमारे पास और मान लो वो 10 साल चलेगी, तो हम 10,000 रुपये हर साल इसमें से घटाते रहते हैं। इस स्ट्रेट लाइन मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुछ एडवांटेज हैं, जैसे ये सिंपल है और इजी है। इसमें जो एसेट की वैल्यू होती है वो 0 तक चली जाती है, हर साल सेम अमाउंट चार्ज होती है। ये सूटेबल होती है ऐसी एसेट के लिए जिनकी यूजफुल लाइफ को हम एस्टिमेट कर सकते हैं ठीक तरीके से, एक्यूरेटली। हालांकि इसकी कुछ लिमिटेशन है इस मेथड की। इसमें एक फॉल्टी एजम्पशन होती है कि हर साल किसी एसेट की जो यूटिलिटी होती है वो सेम अमाउंट होती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब कोई एसेट हम शुरू में खरीदते हैं तो शुरुआती वर्षों में उसकी यूटिलिटी कुछ अधिक होती है, जैसे जैसे पुरानी होती है उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। टोटल अमाउंट जो चार्ज होती है अगेंस्ट प्रॉफिट वो यूनिफॉर्म नहीं होती है थ्रू आउट लाइफ ऑफ द एसेट। इस बात का मतलब ये है कि जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट तो सेम रहती है, फिक्स रहती है, लेकिन जो टोटल अमाउंट प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होती है वो होती कौन सी है। हमने कोई एसेट खरीदी 1 लाख की और 10 साल तक हमने 10,000 डेप्रिसिएशन लगाया हर साल, तो एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है P&L अकाउंट से, दूसरा उस एसेट की रिपेयर और मेंटेनेंस। जब एसेट नई रहती है तो हो सकता है पहले साल जो है वो 0 खर्च रहे और इस तरह टोटल P&L में जो चार्ज होगी अमाउंट वो इस एसेट के नाम पे पहले साल वो 10,000 हो सकता है, नेक्स्ट ईयर इस पे 10,000 रुपये जो है रिपेयर टूट फूट मेंटेनेंस के हो जाएं, तो 10,000 डेप्रिसिएशन और 10,000 रिपेयर मेंटेनेंस, तो 20,000 हो गए। नेक्स्ट ईयर हो सकता है इसका जो रिपेयर सिपेयर है वो 20,000 हो जाए, तो 30,000 हो जाएगा। यानी कि इसमें जो एसेट का यूज है वो तो शुरू के वर्षों में ज्यादा होता है, नई होती है तो ज्यादा बेनिफिट देती है और पुरानी होती है तो कम देती है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये कमी है इस मेथड की कि इसमें जो अमाउंट है वो फिक्स भी नहीं रहा, उल्टा वो बढ़ता चला जाता है। डेप्रिसिएशन बराबर है ही और रिपेयर का खर्चा बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में जो बुक वैल्यू होती है एसेट की वो रिड्यूस होती जाती है साल दर साल। इसके कुछ इसमें क्या होता है कि जैसे 1 लाख की एसेट खरीदी और पहली बार हमने 10% डेप्रिसिएशन लगा तो 10,000 लगाया, अब वैल्यू बच गई 90,000। ये जो 90,000 है इसको रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं, घटी हुई वैल्यू। अगली साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा 10% वो 90,000 पे लगेगा, यानी कि 9,000। तो इस तरीके से जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो घटती जाती है। इसके भी कुछ अपने एडवांटेज हैं, ये ज्यादा रियलिस्टिक एजम्पशन है। ऑलमोस्ट इक्वल बर्डन होता है डेप्रिसिएशन और रिपेयर एक्सपेंसेस का, क्योंकि शुरू के वर्षों में डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है तो रिपेयर कम होती है, बाद के वर्षों में डेप्रिसिएशन कम रह जाता है तो रिपेयर बढ़ जाती है, तो ऑलमोस्ट इक्वल बर्डन पड़ता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको एक्सेप्ट करता है। इसमें जो ऑब्सोलेसेंस के वजह से लॉस होता है वो उसकी संभावना कम होती चली जाती है। सूटेबल होता है ऐसी फिक्स्ड एसेट्स के लिए जो बहुत लंबे समय तक रहेंगी। हालांकि इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। इसमें एक लिमिटेशन, मुख्य दोष यह है कि इस मेथड के अनुसार कभी भी एसेट की वैल्यू 0 हो नहीं सकती है। दूसरा है कि इसमें जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। प्रोविजन बनाया जाता है सर्टेन एक्सपेंसेस के लिए, लॉसेस के लिए। मतलब ऐसे कोई एक्सपेंस या लॉस जो सर्टेन है, होने ही हैं, हम जानते हैं जिनके बारे में,
और वो करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड हैं, लेकिन उसका अमाउंट अभी पता नहीं है सर्टेनिटी के साथ कि वो कितना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल टैक्स, जब हम करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले हमें उसमें से टैक्स भी घटाना पड़ेगा नेट प्रॉफिट जानने के लिए। बट ये जो टैक्स का अमाउंट होता है, कई दफे हमें उस समय तक विद सर्टेनिटी अमाउंट का पता नहीं रहता है कुछ एडजस्टमेंट्स की वजह से, तो इसलिए उस समय हमें प्रोविजन फॉर टैक्स करना होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स चार्ज अगेंस्ट प्रोविजन जितने भी होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं और इसलिए प्रॉफिट में से घटाए जाते हैं। इसके एग्जांपल हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, ये सब प्रोविजंस हैं। अब बारी आती है रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है और हम कुछ प्रॉफिट का अमाउंट फ्यूचर के लिए बचा के रखना चाहते हैं तो उसको रिजर्व बोलते हैं। ये किसी खर्चे के लिए नहीं किया जाता, बल्कि अगर हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा है तो बचा के रखा जाता है कि फ्यूचर में अगर कोई खर्चा हो गया तो उसमें ये काम आ जाएगा। तो इट इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का वो हिस्सा है जिसको एक तरफ रख दिया जाता है, सेट असाइड किया जाता है और बिजनेस में रिटेन किया जाता है प्रोवाइड करने के लिए कुछ सर्टेन फ्यूचर नीड्स के लिए। फ्यूचर में हमें ग्रोथ के लिए, एक्सपेंस के लिए कोई पैसा चाहिए तब काम आ जाएगा। रिजर्व के एग्जांपल्स हैं जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये सब रिजर्व के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन। अब रिजर्व और प्रोविजन के बीच में डिफरेंस क्या है? प्रोविजन दरअसल एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज का मतलब होता है कि ये क्लियर कट एक्सपेंस होता है जिसको प्रॉफिट में से घटाना ही पड़ता है ताकि हम सही प्रॉफिट जान पाए। जबकि रिजर्व जो होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है उसका हम नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि उसको हम डिविडेंड के तौर पे बांट दें या हम संस्था में उसको बचाए रखें, रिजर्व के तौर पे रख लें पैसा। तो इस तरीके से ये उसका प्रॉफिट का एक तरह से बंटवारा है। टाइप्स ऑफ रिजर्व। अब रिजर्व के टाइप भी अलग अलग हो सकते हैं, दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। ऐसे रिजर्व जिनको हम प्रॉफिट बचा के बना तो लेते हैं लेकिन उनका किस काम में यूज होगा ये पहले से तय नहीं होता है, तो ऐसे रिजर्व जनरल रिजर्व कहलाते हैं। जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड। रिजर्व और फंड में भी थोड़ा सा अंतर होता है। अगर हमने प्रॉफिट में से पैसा बचा के रख लिया और वो पैसा जो है वो संस्था में ही रहेगा तब तो उसको रिजर्व कहेंगे। यही एक रिजर्व का पैसा अगर हम ये तय कर लें कि जितना हमने रिजर्व बनाया है इतना अमाउंट हम फर्म से बाहर निकाल करके किसी दूसरे बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा कर देते हैं ताकि ये रिजर्व का पैसा सेफ बना रहे और जब जरूरत पड़ेगी तब वहां से हम इस पैसे को फर्म में ले आएंगे निकाल करके। ऐसे केस में इसको फंड बोला जाता है। स्पेसिफिक रिजर्व ऐसे रिजर्व होते हैं जो किसी स्पेशल पर्पज से बनाए जाते हैं, जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डिविडेंड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अब है रेवेन्यू रिजर्व। रिजर्व जो होते हैं वो रेवेन्यू रिजर्व भी हो सकते हैं। रेवेन्यू रिजर्व ऐसे रिजर्व को कहा जाता है जो रिजर्व रेवेन्यू प्रॉफिट से बनाए जाते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट यानी कि जो फर्म अपनी रूटीन एक्टिविटीज से प्रॉफिट अर्न करती है और उसमें से जो रिजर्व बनाए जाते हैं वो रेवेन्यू रिजर्व होते हैं। इसके एग्जाम्पल है जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। नेक्स्ट है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व ऐसे रिजर्व होते हैं जिनको कैपिटल प्रॉफिट से बनाया जाता है, पूंजीगत लाभों से बनाया जाता है। कैपिटल प्रॉफिट ऐसे प्रॉफिट होते हैं जो बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ना कमाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि किसी अन्य तरह के गेन से बनते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, profit on redemption of debenture, profit on revaluation of fixed asset and liability, profit prior to incorporation, profit on reissue of forfeited shares। रिजर्व का इंपोर्टेंस क्या है? तो एक संस्था के लिए इसका इंपोर्टेंस होता है कि फ्यूचर की किसी कंटेंजेंसी में, फ्यूचर में कोई अचानक आकस्मिक खर्चे आ जाएं तो उनको पे करने के लिए काम आ जाता है। फर्म का जो जनरल फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करता है, उसको मजबूत करता है। और
जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती हैं जैसे डिवेंचर, उनको रिडीम किया जा सकता है अगर हमारे पास रिजर्व अवेलेबल है तो। सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जो बैलेंस शीट में कहीं अपीयर नहीं होता है, मतलब इसको अलग से हम कहीं लिख करके नहीं दिखा सकते हैं। एक तरह से ये काम ऐसा होता है जो इमोरल तरीके से किया जाता है, अनएथिकल तरीके से किया जाता है। सीक्रेट रिजर्व बना सकते हैं हम इन्वेंट्री को या स्टॉक को जानबूझ करके अंडर वैल्यू करके, वास्तव में ज्यादा है इन्वेंट्री लेकिन हम उसकी कीमत कम करके दिखा दें। चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके, मेकिंग एक्सेसिव, जरूरत से ज्यादा प्रोविजन बना दे डाउटफुल डेट्स के लिए। शोइंग कंटिजेंट लायबिलिटी एज एक्चुअल लायबिलिटी, कोई कंटिजेंट लायबिलिटी है लेकिन उसको जान करके हम एक्चुअल लायबिलिटी दिखा दें। नेक्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब ऐसे बिल जिनको एक्सचेंज किया जा सकता है, एक्सचेंज में जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक होलसेलर ने किसी रिटेलर को सामान बेचा 10,000 रुपए का, रिटेलर ने ये सामान उधार लिया 3 महीने के लिए, तो होलसेलर ने कहा कि 3 महीने के लिए मैं आपको बिल लिख के देता हूं, बिल 3 महीने के लिए मेरे 10,000 रुपये आप पर हैं, 3 महीने बाद आप पे कर दोगे। जो रिसीवर है वो इस बिल को साइन कर देगा, जब साइन कर देगा तो ऐसे केस में इस बिल को बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। यही बिल की एक कॉपी जो रिसीवर के जो इसके रिटेलर के पास रहेगी, यानी कि बायर के पास रहेगी जिसने सामान उधार खरीदा था, वो इसी बिल ऑफ एक्सचेंज को बिल्स पेबल बोलेगा, और जिसने सामान बेचा था जिसको पैसा मिलेगा बाद में इस बिल से, वो इस बिल को बिल रिसीवेबल कहेगा। अब बारी आती है कि इसको बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो बिल बन करके आया, बिल रिसीवेबल होलसेलर के पास रहेगा, ये चाहे तो इसको आगे किसी भी एक्सचेंज में लेन देन में यूज कर सकता है, ये चाहे तो ये बिल रिसीवेबल बैंक में जमा करके पैसे ले सकता है, ये चाहे तो किसी से सामान खरीद के लाएगा उसको पेमेंट में ये बीपी दे के आ सकता है कि मेरा ग्राहक आपको 3 महीने बाद पैसे दे देगा, इसलिए इसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। हुंडीज एंड इट्स टाइप, दरअसल इसी टाइप का एक क्रेडिट का ही इंस्ट्रूमेंट होता था हुंडी पुराने समय में भारतवर्ष में। इनको इंडिया में हुंडी बोला जाता था। हुंडी भारतीय राज्यों में अलग अलग भाषाओं में लिखी जा सकती थी। इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे एक सहयोग हुंडी होती है। सहयोग हुंडी ऐसी हुंडी होती है जो किसी एक मर्चेंट के द्वारा किसी दूसरे मर्चेंट पे ड्रोन की जाती है, लिखी जाती है। अमाउंट जो होता है इस हुंडी का वो पे किया जाता है शाह को। शाह एक रेस्पेक्टेबल एंड रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, एक मैन ऑफ वर्थ होता है, जिसको हम बाजार में ज्यादातर लोग जानते हैं। मतलब जो शाह होता है वो एक तरह से बैंक का काम करता है, जैसे आज बैंक काम करते हैं वैसे शाह काम करते थे, फेमस लोग होते थे। एक व्यापारी उनके नाम पे इस हुंडी को लिख देता था। शाहजोग हुंडी एक हाथ से दूसरे हाथ में चलती रहती है, यानी कि हमने ये जो हुंडी है ये किसी व्यापारी के नाम पे लिख दी जो शाह है, जो फेमस मर्चेंट है। उसके बाद हमने ये हुंडी, ये एक बिल की तरह ही है, हमने ये पेमेंट में इस्तेमाल कर दी, अपने किसी क्रेडिटर को दे दी, उसने किसी और को दे दी, उसने किसी और को दे दी, और लास्ट में जब इसकी पेमेंट का टाइम आएगा तो जिस पर्सन के पास हुंडी थी, जैसे आज हम चेक को भुनाने के लिए बैंक के पास जाते हैं, वो पर्सन शाह के पास आएगा कि ये हुंडी है, आप पे ड्रोन थी, आप इसके पैसे दे दें। जो शाह है उस वो इसकी पेमेंट कर देगा और इसके पैसे शाह उस ड्रॉई से ले लेगा जिसने ये लिखी थी। जैसे कि अभी भी जो चेक होता है वो उस पर्सन के अकाउंट में से पैसा कटता है, लेकिन बैंक ये काम करता है, तो पहले वो काम शाह करते थे। ऐसी हुंडी जो होती है उसको शाहजोग हुंडी बोलते हैं। ये भी दो तरीके की हो सकती है, दर्शनी और मुद्दती। दर्शनी हुंडी जो होती है, जैसा नाम से पता चल रहा है, ये पेबल एट साइट होती है और ये डिमांड बिल की तरह होती है। इस बिल को जब भी दिया जाएगा तभी इसको भुनाया जा सकता है। मुद्दती हुंडी जो होती है, मुद्दत यानी कि इसको मियादी हुंडी भी बोलते हैं, क्योंकि इसका एक मियाद होती है, एक समय होता है, एक पीरियड होता है, एक निश्चित समय के बाद ये पे होती है। ये उस तरीके से है जैसे अब टाइम बिल होते हैं। अब है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है राइटिंग में, जिसमें होता है एक अनकंडीशनल ऑर्डर, यानी कि कोई कंडीशन नहीं है, वो जितने दिन के बाद लिखा गया इतने दिन बाद देना ही पड़ेगा। साइंड बाई मेकर, बनाने वाला साइन करता है इस पे, और डायरेक्ट किया जाता है एक सर्टेन पर्सन को कि वो सर्टेन अमाउंट पे करेगा।
और वो जो अमाउंट पे करेगा वो या तो ऑर्डर से करेगा बीआरआर के से, या उस पर्सन को करेगा जो उसका बीआरआर है इंस्ट्रूमेंट का। तो इस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो पार्टी होती है वो तीन होती है, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई। ड्रॉअर उस पर्सन को कहते हैं जो इसको ड्रॉ करता है, यानी कि जो इसको लिखता है, इसको मेकर भी कहते हैं। ये वो पर्सन होता है जिसका पैसा उधार है किसी पे। ड्रॉई उस पर्सन को कहते हैं जिसके ऊपर ये बिल लिखा गया है, जिसको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसने सामान खरीदा था, जो किसी का डेटर था, ग्राहक था, कस्टमर था, वो ड्रॉई होता है। ड्रॉई के लिए ये जो बिल होता है ये बिल पेबल होता है, और जो ड्रॉअर होता है उसके लिए ये बिल रिसीवेबल होता है। नेक्स्ट इसमें तीसरी पार्टी होती है पेई। पेई का मतलब होता है प्राप्त करने वाला, जिसको ये पैसा प्राप्त होगा। पेई जो होता है, अगर मान लो ड्रॉअर ने बिल लिखा और पेमेंट तक की डेट पर अपने पास ही रखा, तो जो ड्रॉअर है वही पेई भी कहलाता है, वही पेई हो जाता है, प्राप्त करने वाला पैसे का। लेकिन अगर ड्रॉअर ने आगे वो किसी थर्ड पार्टी को दे दिया पेमेंट में, तो अब वो थर्ड पार्टी पेई बन जाएगी। तो तीन पार्टी इसलिए इसमें हो सकती हैं। प्रोमिसरी नोट जो होता है, प्रोमिसरी नोट को डिफाइन किया गया है एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, इस पे सवाल आ चुके हैं पिछले पेपर्स में, केवी के में भी आया हुआ पहले एक सवाल, कि जो प्रोमिसरी नोट होता है वो एक्ट में डिफाइन किया गया है कि ये एक इंस्ट्रूमेंटल राइटिंग में, लेकिन बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं है। इसमें ये कंटेन करता है एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। इसमें अंडरटेकिंग होती है क्योंकि जो लिखने वाला है वो स्वयं ये लिखता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं इतने पैसे में इतने दिन बाद दे दूंगा। जो मेकर है वो साइन करता है, सर्टेन सम ऑफ मनी दिया जाता है किसी पर्सन को, या तो उस पर्सन के ऑर्डर के अनुसार किसी को, या उसको स्वयं को। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ए प्रोमिसरी नोट पेबल टू बीआरआर इज इलीगल। इसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो कहता है कि कोई प्रोमिसरी नोट जो पेबल टू बीआरआर है उसको इलीगल माना जाएगा, इसलिए प्रोमिसरी नोट को पेबल टू बीआरआर नहीं हो सकता है, बनाया जा सकता है। प्रोमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस, इसको एक्सेप्टेंस की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि जो मेकर है जो इसको बनाता है वो प्रोमिस करता है कि मैं पे करूंगा, तो अब किसी की इसमें सहमति की जरूरत नहीं है। प्रोमिसरी नोट में जो पार्टी होती है वो दो होती हैं, मेकर, या मेकर को ड्रॉअर भी बोल देते हैं, प्रोमिसर भी बोल देते हैं, कस्टमर भी बोल देते हैं, डेटर भी बोल देते हैं। ये वो पर्सन होता है जिसको पैसा जिसके ऊपर पैसा उधार है, या जो पे करेगा पैसा। ड्रॉई या पेई उस पर्सन को कहते हैं जिसको ये पैसा मिलना है। इसको ड्रॉई, पेई, प्रोमिसी, क्रेडिटर, सेलर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मैच्योरिटी ऑफ बिल। अब बिल की जो मैच्योरिटी होती है, यानी कि कब उस बिल का समय समाप्त होगा, तो जो मैच्योरिटी का टर्म है ये वो डेट होती है जिस दिन उस बिल की पेमेंट करनी पड़ेगी। जब इसको कैलकुलेट करते हैं मैच्योरिटी की डेट को, तो 3 दिन ग्रेस के जोड़ दिए जाते हैं किसी भी बिल में उसका पीरियड समाप्त होने के बाद। बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑन डिमांड हो सकता है, जिसको बिल एट साइट भी कहते हैं। ये बिल वो होता है जो इमीडिएटली पे करना होता है, इसमें कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता है, जिस दिन दिखाया जाएगा उस दिन पार्टी को पैसा मिलेगा। बिल आफ्टर डेट जो होता है ये पेबल आफ्टर फिक्स्ड पीरियड होता है, जैसे 1 महीना 2 महीना, जिसको कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल, जिस दिन वो बिल ड्रॉ किया गया था उस दिन से लेकर के पीरियड काउंट किया जाता है। इसमें ग्रेस पीरियड अलाउड है 3 दिन का। फिर है बिल आफ्टर साइट, जो आफ्टर डेट है ये तो उस दिन से पीरियड लगाया जाता है जिस दिन लिखा गया। बिल आफ्टर साइट जो होता है इसमें जो पीरियड है वो उस दिन से शुरू होगा जिस दिन उस बिल की एक्सेप्टेंस हुई है पूरी। इसमें भी ग्रेस पीरियड अलाउड होता है। अब है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बिल की डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि अपने बिल को बैंक में ले जाना और बैंक से उसके बदले में कैश ले लेना। एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब होता है कि किसी पार्टी के पास जिसके पास कोई बिल रिसीवेबल है वो पेमेंट में अपने किसी क्रेडिटर को इसको दे दे तो उसको एंडोर्समेंट कहा जाता है। डिसोनर ऑफ बिल, अगर किसी कारण से बिल की पेमेंट ना हो पाए पेमेंट के टाइम पे तो डिसोनर माना जाता है। नोटिंग चार्जेज वो चार्ज होता है, वो फी होता है जो नोटरी पब्लिक हमसे लेता है नोटिस इशू करने के लिए बिल की पेमेंट ना होने का। रिन्यूअल ऑफ बिल, ये ऐसा केस होता है जब कोई डेटर ये कहता है कि मेरे ऊपर जो बिल है मैं उसकी पेमेंट अभी नहीं कर पाऊंगा लेकिन 2 महीने बाद में जरूर कर दूंगा, और जो बिल का बनाने वाला है वो भी एग्री कर देता है कोई बात नहीं अब 2 महीने बाद दे देना, तो पुराना बिल समाप्त किया जाता है, नया बिल बनाया जाता है, इसी को कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। रिटायरिंग ऑफ बिल, रिटायरिंग ऑफ बिल है पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, यानी कि कभी कभी
जो डेटर होता है वो ये कहता है समय से पहले कि मेरे पास पैसा आ चुका है, मैं इस बिल को अब पे करना चाहता हूँ। तो ऐसे केस में इसको कहा जाता है रिटायर ऑफ बिल करना। तरीका वही होता है जैसे कोई बिल कैंसिल होता है, उसकी पेमेंट होती है। एकोमोडेशन बिल, एकोमोडेशन बिल ऐसे बिल होते हैं जो बिजनेस के लिए नहीं बल्कि आपस में एक दूसरे की हेल्प के लिए इशू कर दिए जाते हैं। इसमें एक बिजनेसमैन जो फ्रेंड होता है वो दूसरे अपने फ्रेंड बिजनेसमैन को कहता है कि मुझे पैसे की जरूरत है 10,000 की। उसने कहा पैसे तो नहीं है, लेकिन आप मेरे पे बिल लिख दो, मैं वो बिल एक्सेप्ट कर लूंगा, उसके बाद आप इस बिल को बैंक से भुना लेना, आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये एकोमोडेशन बिल कहलाते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कोई भी स्टेटमेंट जो फाइनेंस की इंफॉर्मेशन देता है। जो मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनमें शामिल किया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को और बैलेंस शीट को। प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इनको जो प्रिपेयर करते हैं उसका तरीका होता है कि ट्रायल बैलेंस के बेस पे बनाए जाते हैं। जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं और ट्रांसफर कर दिए जाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितने भी रियल और पर्सनल अकाउंट हैं ये परमानेंट अकाउंट होते हैं, इनको शो किया जाएगा बैलेंस शीट में। कैपिटल और रेवेन्यू का आइटम, रेवेन्यू आइटम चाहे रेवेन्यू एक्सपेंस है चाहे रेवेन्यू इनकम है, वो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट का पार्ट बनते हैं। कैपिटल आइटम जो होते हैं वो बैलेंस शीट का पार्ट बनते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर की नेचर होती है वो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। जैसे हमने नया प्लांट लगाया तो नए प्लांट पे जो खर्च किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इससे हमारी फर्म की कैपेसिटी बढ़ी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं जो अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए होता है। जैसे हमने किराए पे बिल्डिंग ली तो बिल्डिंग का जो किराया है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है, बढ़ाता नहीं है। एक्वायर फिक्स्ड एसेट फॉर ऑपरेशन, ऑपरेशन के लिए फिक्स्ड एसेट एक्वायर करना कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है इसमें डे टू डे के खर्चे आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग होता है बाय नेचर, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो जनरली रिकरिंग होता है, बार बार खर्च होता रहता है। बेनिफिट एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा समय तक मिलते हैं किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर से। हमने बिल्डिंग बनाई, फर्नीचर बनाया। बेनिफिट्स वन अकाउंटिंग ईयर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की खासियत होती है कि इसका जो बेनिफिट है वो 1 साल के अंदर ही मिल जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में लास्ट में हमारे पास कोई फिक्स्ड एसेट बनती है और उसको दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, खर्चे या इनकम होते हैं, उनको ट्रांसफर किया जाता है ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में डेबिट किया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेप्रिसिएशन के माध्यम से। जैसे फर्नीचर है, अब फर्नीचर ऐसे तो बैलेंस शीट में दिखेगा, लेकिन मान लो वो फर्नीचर 5 साल तक ही चलेगा, उसके बाद वो समाप्त हो जाना है और हमने फर्नीचर 50,000 का खरीदा, तो इसका मतलब 10,000 10,000 करके, क्योंकि ये 5 साल तक हमारे काम आएगा, 5 साल तक हमारी रेवेन्यू में मदद करेगा, तो 5 साल तक ही उसका खर्चा बांट दिया जाएगा। इसी कारण से जो 50,000 का अगर फर्नीचर है और हम बराबर लगाएं डेप्रिसिएशन, तो 5 साल में हर साल 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन के माध्यम से राइट ऑफ करते रहेंगे। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर केस में ऐसा नहीं होता है, ये डेबिट कर दिया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उसी ईयर में जिस साल ये हो रहा है। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दरअसल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक आइटम, कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो इसके मिड के होते हैं, यानी कि बाई नेचर तो वो रेवेन्यू होते हैं लेकिन उनका बेनिफिट लंबे समय तक मिलना है, तो ऐसे खर्चों को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है लाइकली टू गिव बेनिफिट, एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक बेनिफिट देंगे, उनको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इसका ट्रीटमेंट होता है जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का होता है, ठीक उसी तरह होता है। इसका बचा हुआ बैलेंस बैलेंस शीट में दिखता है और जितना ये राइट ऑफ हो जाता है वो डेप्रिसिएशन की तरफ पी एंड एल अकाउंट में ही डेबिट में लिखा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट पी एंड एल अकाउंट का पहला पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, उसी का हिस्सा होता है, जो कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट बताता है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट को एक तरीका और से निकाला जा सकता है, सेल्स माइनस, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला रख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको निकाल सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि ईबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि एक बार हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया
उसमें से अगर हम ऑपरेटिंग के एक्सपेंस घटा दें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका मतलब बराबर होगा नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का आमतौर पर प्रोप्राइटरी यानी कि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप फर्म में कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है नहीं, लेकिन कंपनीज के मामले में प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट या लायबिलिटी जब बनाते हैं तो उसका एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। जब हम पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो उसको मार्शलिंग कहते हैं। और मार्शलिंग में हम ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी भी यूज कर सकते हैं या ऑर्डर ऑफ परमानेंट भी। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब होता है जो मोस्ट लिक्विड एसेट है वो सबसे पहले, फिर उससे कम लिक्विड, फिर उससे कम लिक्विड। परमानेंस का जो होता है उसका मतलब होता है कि पहले सबसे पहले परमानेंट वाली एसेट को रखें, फिर उसके बाद उससे कम जो पीरियड वाली एसेट है उसको रखें। अब है ग्रुपिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कई सारे आइटम्स को एक ग्रुप के अंदर दिखाया जाना ग्रुपिंग कहलाता है एसेट्स का। जैसे फिक्स्ड एसेट एक ग्रुप बन गया, उसमें सारी फिक्स्ड एसेट आ जाएंगी। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंट्स, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या इसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। यह एक अनसाइंटिफिक मेथड होता है क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया है नहीं। फीचर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की अनसिस्टमेटिक मेथड है, केवल कैश ट्रांजैक्शन और पर्सनल अकाउंट मेंटेन होते हैं। कंपेयर नहीं है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वजह से। डिपेंडेंस ओरिजिनल वाउचर्स पे ही है। बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट नहीं करती है कंप्लीट और ट्रू पोजीशन। इसके बाद इसकी लिमिटेशन है डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता है, इसलिए करेक्ट एसर्टेनमेंट संभव नहीं हो पाता है। डिफिकल्टी रहती है इंश्योरेंस क्लेम फाइल करने में भी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो इसको मानती नहीं है। डिफिकल्ट टू कन्विंस द इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का एसर्टेनमेंट निश्चित करना। तो इस केस में जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं ऐसे केस में दो तरीके हैं प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के। एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड जिसको नेटवर्थ मेथड भी कहते हैं, दूसरा कन्वर्जन। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में क्या करते हैं, ईयर के ओपनिंग की और क्लोजिंग की दोनों की बैलेंस शीट बना ली जाती है। उसके बाद उसमें खर्चे और इनकम को एडजस्ट कर दिया जाता है जिससे करंट ईयर का प्रॉफिट पता चल जाए। नेक्स्ट है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमें P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने पड़ते हैं, और क्योंकि P&L और बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें सारे आइटम चाहिए, जबकि इस मेथड में सारे आइटम रहते नहीं हैं। अब उन आइटम्स को ढूंढने के लिए हम कुछ अकाउंट्स बनाते हैं। इसमें जो अकाउंट्स आमतौर पर बनाए जाते हैं वो क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये सब अकाउंट बनाते हैं। तो जो मिसिंग आइटम्स हैं वो मिलते चले जाते हैं, और जब वो मैक्सिमम आइटम मिल जाते हैं तो उनके हिसाब से एक फाइनल अकाउंट्स हम तैयार कर लेते हैं। इसमें 11th क्लास तक की जो लगभग अकाउंटेंसी है वो सारी कवर्ड है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा।